अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसकी हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो है वो फर्स्ट वीडियो होगा। ये एक मोस्ट जो है अवेटेड और मोस्ट डिमांडिंग एज वेल एज रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो सबसे पहले मेरी यही कोशिश होगी कि जो है मैं आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का स्टडी मैकेनिज़्म जो है उसके हवाले से कुछ बताऊँ। इस कोड में हमारे पास जो है वो सेक्शंस भी हैं और इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं। बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है ये हमारा एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसके अंदर जो सेक्शंस हैं उनको सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है। यानी कि ये जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसके अंदर जो है सब्सटेंटिव पोर्शन भी मौजूद है, इसके अलावा इसके अंदर प्रोसीजरल पोर्शन भी मौजूद है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है सेक्शंस कितने हैं, उसके बाद इसके अंदर ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डर्स में इसके अंदर जो है रूल्स भी होते हैं, उसके अलावा इसके शेड्यूल कितने हैं। तो इसके अगर हम ऑर्डर की सेक्शंस की बात करें तो सेक्शंस इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कुछ 158। इसमें कुछ आपने जैसा देख रहे हैं कि ओमिटेड भी हैं, रिपील्ड भी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो शेड्यूल्स हैं वो द फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके अंदर रूल्स हैं, हमारे पास रूल्स यानी कि ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिर हमारे पास जो सेकंड शेड्यूल है वो रिपील्ड है, और फिर थर्ड शेड्यूल जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज बाय कलेक्टर से, फोर्थ एंड फिफ्थ फिर जो है फोर्थ ओमिटेड है और फिफ्थ जो है वो रिपील्ड है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डर वो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें कितने मिलेंगे जब हम इसके ऑर्डर वाले पोर्शन में जाएंगे। तो कि टोटल ऑर्डर इसके अंदर कितने हैं हमारे पास वो भी हम जो है देखते हैं। अच्छा, ऑर्डर के हवाले से जो है वो ये है कि ऑर्डर इसके अंदर जो हैं वो 50 हैं। 51 जो है इसका ऑर्डर वो हमारे पास जो है वो ओमिटेड है 1949 में, और उसके अलावा अपेंडिक्स हैं इसके अंदर। इनमें जो है वो प्रोसीजर्स लिखे होते हैं कि अगर आप कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, कोई ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है, डिफरेंट जो है एग्जीक्यूशंस ऑर्डर किस तरह लिखे जाते हैं उनका जो है वो मेंशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि 158 जो हमारे सेक्शंस हैं और 51 वैसे तो ऑर्डर थे लेकिन एक जो है ओमिटेड है, तो हमारे पास 50 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जो है अपना इसका सेक्शन जो है 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। प्रीएम्बल जो है वो किसी भी एक्ट जो होता है, किसी भी कोड का हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसके बनाने का मकसद क्या था। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। जितने भी हमारे जो सिविल जुडिकेचर के नेचर के जो केसेस हैं उनके लिए एक लॉ प्रोवाइडेड है, उसको जिसको यानी कि कंसोलिडेट और अमेंड किया गया है, ठीक है। वेयर इज इट इज एक्सपीडिएंट कंसोलिडेट अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, इट इज़ हेयर बाय एनेक्टेड एज फॉलोज। यानी कि ये जो हमारा लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल नेचर के जो केसेस हैं, सूट्स हैं, उनके लिए जो है इसको अमेंड किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है। और कब ये एनेक्टेड हुआ था ये हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमारा सेक्शन 1 जो है उससे पहले हमारे पास ये जो एक यहाँ पे डेट लिखी हुई है 21 मार्च 1908, ये हमारा जो लॉ है ये 21 जनवरी 1908 को एनेक्ट हुआ, एनेक्टमेंट इसकी हुई। लेकिन ये कमेंसमेंट इसकी कब हुई ये हमें सेक्शन 1 में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हमारे पास 1908 से पहले कौन सा कानून था वो ज़्यादातर जो है वो कैंडिडेट्स को मालूम नहीं है। ये वैसे अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जुडिशरी के लिए, लॉ गेट वालों के लिए इतना ही काफ़ी है कि उनको जो है इसकी प्रीएम्बल का पता हो और इसके फर्स्ट जो है सेक्शन का बहुत ही क्लियरली पता हो। लेकिन क्योंकि ये जो लेक्चर है ये जुडिशल कैंडिडेट्स के लिए भी है और लॉ गेट वालों के लिए भी है, तो लॉ गेट वाले बेशक इसको जो है वो स्किप कर दें, लेकिन जुडिशल कैंडिडेट्स जो है इसको वर्ड बाय वर्ड सुने तो उनके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले जो हमारे पास सीपीसी था वो था 1859। सबसे पहले हमारा सीपीसी जो फर्स्ट बिल्कुल था वो था 1859, जो कि जिसके अंदर अमेंडमेंट हुई 1860 में, 1861 और 1874 में। उसके बाद फाइनली हमारा सेकंड जो है वो आया
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1877, जिसके अंदर भी अमेंडमेंट हुई थी 1878 और 1879, और उसके बाद फाइनली हमारा जो है वो थर्ड आया था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1882। उसके अंदर भी अमेंडमेंट हुई 5 टाइम्स, 1882 में, 1888 में, 1892, 94 एंड फाइनली 1895। और उसके बाद जो है हमारा ये जो अभी आप स्टडी कर रहे हैं 1908, ये हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फाइनली हमें जो है वो मिला। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप नोटिस करें तो अगर अमेंडमेंट को हम एक साइड सेट असाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 3 इससे पहले भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रहे हैं। उनमें नंबर 1 जो है 1859, 1877 एंड 1882। उसके बाद हमारे पास जो फाइनली एक आया वो था 1908, जो कि अभी तक हमारे पास जो है वो चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके हम सेक्शन 1 पे आते हैं। हमेशा सेक्शन 1 के अंदर आपने देखा होगा कि 3 जो है वो हमें इसमें मिले होते हैं, 3 टाइप्स के हमारे पास इसके अंदर जो है वो एक पॉइंट्स होते हैं। एक तो शॉर्ट टाइटल, देन कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको स्टडी करें ताकि हमें पता चले कि इसकी कमेंसमेंट कब हुई, एक्सटेंट कहाँ तक है और शॉर्ट टाइटल क्या है। दिस एक्ट में बी cited is Code of Civil Procedure 1998। तो लॉ गेट वालों के लिए स्पेशली कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर 1998, इस तरह से कुछ करके आपको ट्रिकी सा क्वेश्चन आ सकता है लॉ गेट के हवाले से। तो इसको आप जो है बेहतर होगा कि अच्छे तरीके से स्टडी करें और समझें कि कोड का एक्चुअल नाम क्या है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। शॉर्ट टाइटल इसका है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कमेंसमेंट इसकी हुई थी 1 जनवरी 1909, जबकि ये कोड जो है वो एनेक्ट हुआ है मार्च 21, 1908 में। लेकिन इसकी जो कमेंसमेंट हुई है वो हुई है 1 जनवरी 1909 और इट एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान। ये हमारा एक जनरल लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड हमारा एक जनरल लॉ है जो कि पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। अच्छा डेफिनेशंस, जनरली जो हमारा सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशंस के ही हवाले से होता है, और वो डेफिनेशन जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं पूरे एंटायर कोड में जहाँ जहाँ पे वो वर्ड आएगा उसको उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कंसीडर किया जाएगा। तो डेफिनेशंस की हम जो है स्टार्ट करते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेस्ट, कोड इंक्लूड रूल्स। यानी कि ये जो कोड है इसके अंदर ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर के अंदर जो हैं वो रूल्स हैं। तो कोड का मतलब इसके अंदर ऑर्डर और रूल्स शामिल हैं। ठीक है, जब आपके पास लॉ गेट में अगर ये आ जाता है कोड इंक्लूड रूल्स तो आपने, और इसके अलावा अगर कुछ और भी आ जाते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करना, कोड इंक्लूड रूल्स ही आपका सही जो है वो आंसर होगा। ठीक है, अच्छा डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint, the determination of any question within section 144 and an order under rule 60, 98, 99, 101 or 103 of order 21 but shall not include। अच्छा पहले हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिक्री, सबसे पहले आप ये नोटिस करें कि जो डिक्री हमारी आती है वो सबसे पहले देखिए सूट में आती है। डिक्री आपकी कभी भी किसी ऑर्डर की नहीं आ सकती। डिक्री किसी जो है आपके, अगर आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, इसके अलावा जो भी आपकी फर्दर प्रोसीडिंग्स है, एंसिलरी प्रोसीडिंग्स में कभी भी डिक्री पास नहीं होती। डिक्री हमेशा सूट में ही पास होती है और ये जो है प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है और पार्टली भी हो सकती है। ठीक है, इसके हम डिक्री के जब काइंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कितने काइंड्स की डिक्री होती है। लेकिन यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल, यानी कि इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है। इसके अंदर जो है एक तो आपने हमेशा कीवर्ड्स को जो है वो फोकस करना है। आपके कीवर्ड्स क्या हैं? ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, यानी कि एक फॉर्मल इन राइटिंग होगा। ठीक है, ऑफ एन एडजुडिकेशन, यानी कि पूरा जो आपका सूट है वो कंप्लीट, एक उसके यानी कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे। विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग कंक्लूसिवली डिटरमिन्स, यानी कि उसमें ये ज़रूरी है कि पार्टीज़ के जो राइट्स हैं उनको डिटरमिन किया जाए, चाहे
मैटर जो है वो एक हो कंट्रोवर्सी का या मोर देन वन। एक सूट में अगर आपके 5 मैटर्स हैं, मैटर इन कंट्रोवर्सी, तो किसी एक को अगर फाइनल कर लिया, 4 बाकी रह गए, तो भी आपकी वो डिक्री ही प्रिलिमिनरी डिक्री कहलाएगी। यानी कि अगर आपका किसी प्रॉपर्टी पे राइट है, तो अगर कोर्ट ने ये बता दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है, अब जितना टाइम उस जो है अपोजिशन पार्टी के पास हो रही है, अपोनेंट पार्टी के पास हो रही है, उसने उस पे कितना खर्चा किया, कितना अर्न किया, ये डिसाइड होगा, ये बाद में होगा। फिलहाल अभी क्या है कि कोर्ट ने आपके राइट्स को जो है वो डिफाइन कर लिया, तो ये है प्रिलिमिनरी डिक्री आपकी हो गई। अभी फाइनल जो होगी वो फाइनल जो जब ये कैलकुलेशंस होंगी, एजुडिकेशंस होंगी, एविडेंसेस चलेंगे, देन जो है वो डिक्री फाइनल होगी। तो इस तरह पार्टली जो है वो आपकी डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री में आपको मिल जाती है, और देन वो फर्दर एजुडिकेशन रिक्वायर्ड होती है, देन वो आपकी डिग्री जो है वो फाइनल होती है। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो हमारा ऑर्डर 7 और रूल 10 है। ऑर्डर 7 रूल 11 हमारा जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के हवाले से है, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डीम्ड डिग्री, यानी कि उसको भी डिग्री ही कंसीडर किया जाता है। तो जब भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो होगा, तो उसके अगेंस्ट में हमेशा हम अपील ही फाइल करेंगे। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। ये हमारा एक सेक्शन है जो कि सीपीसी के अंदर मौजूद है, सेक्शन 144। इसके अंदर भी लिखा हुआ है द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी भी सेक्शन 144 के किसी भी अगर क्वेश्चन की डिटर्मिनेशन होगी तो उसको भी हम जो है डिक्री ही कंसीडर करेंगे। एन ऑर्डर अंडर रूल 60, 98, 99, 101 एंड 103 ऑफ ऑर्डर 21 बट शैल नॉट इंक्लूड। अच्छा, हमारा एक ऑर्डर है 21, ये जो ऑर्डर 21 है इसके कुछ रूल्स हैं 60, 98, 99, 101 एंड 103। 60 जो इसका रूल है वो है रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। ठीक है, इसके अलावा 98 जो है वो है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस बाय जजमेंट डेटर। 99 जो इसका है वो है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय बोनाफाइड क्लेमेंट। 101 है बोनाफाइड क्लेमेंट टू बी रिस्टोर्ड पोजीशन, एंड 103 है सर्टेन ऑर्डर्स कंक्लूसिव एंड सूट बार्ड। तो इस अच्छा, अभी हम ये स्टडी कर रहे थे कि ऑर्डर 21 के अंदर जो ये सर्टेन रूल्स हैं जिनका मैं आपको बता रही थी, कि इसमें हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि 60 जो रूल बता रहे हैं हमें वो रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट है, 98 रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय जजमेंट डेटर है, और रेजिस्टेंस 99 है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय बोनाफाइड जो है आपका क्लेमेंट है, और 101 जो है आपका है बोनाफाइड क्लेमेंट टू बी रिस्टोरेशन टू रिस्टोर्ड पोजीशन। ठीक है, और 103 है आपका सर्टेन ऑर्डर कंक्लूसिव एंड सूट बार्ड। ये जो आपके रूल्स हैं इनका बताया गया है कि जब इन रूल्स के अंडर आपको कोई भी ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर आपका अपीलेबल होगा। हमारा ऑर्डर 43 ऑर्डर जो है उससे डील करता है अपीलेबल ऑर्डर से। ऑर्डर हमारा जो सेक्शन 104, सेक्शन 104 और ऑर्डर हमारा 43 जो है वो डील करता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर। तो ये जो है सारे ऑर्डर आपके अपीलेबल हैं। ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, यानी कि कोई भी ऐसी एडजुडिकेशन जिसके अगेंस्ट में अपील लाई करती हो, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में तो वैसे ही अपील लाई करती है। जैसे कि कोई भी आप सूट करते हैं, सूट जब आपका डिक्री हो जाती है तो डिक्री हमेशा हर डिक्री आपकी अपीलेबल है, हर डिक्री, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ठीक है, इसमें सीपीसी के अंदर मौजूद हैं ये। तो हर डिग्री आपकी अपीलेबल है। तो इसलिए ए पॉइंट ये कह रहा है कि एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील ऑलरेडी मौजूद है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और जो डिग्री वैसे अपीलेबल है नॉर्मली वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो स्पेसिफाई उन्होंने करना था कि ये जो आपके रूल्स हैं 60, 98, 99, 101, 103, इनमें जब भी ऑर्डर पास होगा तो वो अपीलेबल होगा, और सेक्शन 144 का भी। ठीक है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अच्छा, डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट हम ऑर्डर 9 में पढ़ेंगे, वो भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन में जाना है, अपील में जाना है, या एप्लीकेशन आपने देनी है। ठीक है, वो वहाँ पे मेंशन है।
अच्छा, इसमें अब आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। इट इज फाइनल व्हेन सच adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final. हमेशा डिक्री जो है वो डिक्री देखें, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन एडजुडिकेशन के लिए सूट के अंदर मौजूद होगा, अनटिल के सारे आपके जो मैटर इन कंट्रोवर्सी हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते, उनकी एडजुडिकेशन नहीं हो जाती, आपका फाइनल डिस्पोज ऑफ सूट नहीं होगा। सूट हमेशा तभी डिस्पोज ऑफ होगा जब आपके हर जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है उसकी एडजुडिकेशन फाइनली हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जिसके हक में डिक्री पास हुई है वो डिक्री होल्डर है। मेनी means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। जिस पर्सन के हक में ऑर्डर पास होता है या डिक्री पास होती है जिसकी जो है एग्जीक्यूशन हो सकती है, उसको हम डिक्री होल्डर कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हेरेन कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इंक्लूड्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन जो होते हैं प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स के, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आई थिंक इतना बड़ा कोई जो है यहाँ पे समझने वाली बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट आप सब लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप जो है वो मुझे काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट का बड़ा डिटेल में जो एक लेक्चर बना के दूंगी। ठीक है, फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट situate beyond the limits of Pakistan which has no authority in Pakistan and is not established or continued by the federal government। फॉरेन कोर्ट मीन्स के जो डेफिनेटली पाकिस्तान से बाहर है, जिसकी कोई अथॉरिटी पाकिस्तान में नहीं है और जो कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट के जो है उसने ना इस्टेब्लिश की है और ना ही उसने कोई कंटिन्यू उसको किया हुआ है। ठीक है, फॉरेन जजमेंट मीन्स जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट, सो सिंपल। अच्छा देखें, जब एक बात है कि जब हमें अगर काम करना है ना, हमें स्टडी सही करना है, तो हम दो जो है ना वो अपने 2 लाइन से भी 3 से 4 अपने आराम से सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉरेन कोर्ट क्या है? फॉरेन कोर्ट सबसे पहले कि जो सिचुएट है पाकिस्तान की लिमिट से बाहर, एक आपका सेंटेंस हो गया जिसकी पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरा जो कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश नहीं की। तीसरा सेंटेंस हो गया जो कि कंटिन्यू भी नहीं हो रही फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, उसको हम फॉरेन कोर्ट कहेंगे। और डेफिनेटली जो भी डिसीजन फॉरेन कोर्ट लेगा उसको हम फॉरेन जजमेंट ही कहेंगे। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी अदर फंक्शन एक्सप्रेसली imposed by this court on the government pleader and also any pleader acting under direction of the government pleader। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब है कि सिंपल सो सिंपल कि गवर्नमेंट का जो है वो वकील, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जिस जो है इस कोड के अकॉर्डिंग उस पे इसके जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करेगा। एंड आल्सो एनी प्लीडर, और उसके अलावा भी हर वो प्लीडर जिसको गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट किया है। जज मीन्स अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। अच्छा, जज, यहाँ पे जज की डेफिनेशन हमारे पास सिर्फ यही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो जब आपके पास लॉ गेट वाले, ये स्पेशली आपके लिए है कि जब आपके पास जज का ये जो है अगर आपके सिविल वाले पोर्शन में आएगा तो आपने मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट को है टिक लगाना है। लेकिन अगर पीपीसी में आपके पास आएगा तो पीपीसी में आपके सभी जज हैं, यानी कि आपका जज वो भी है जो कि एक पंचायत का पंच होता है। ठीक है, एक ज्यूरर भी आपका जज, एक असेसर भी आपका जज है, और एक कोर्ट में जो बैठा हुआ है। अच्छा, तो जज के बाद हम पढ़ेंगे जजमेंट, जो कि हमारा ऑर्डर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9। ठीक है, जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट हमेशा उसको कहा जाता है जिसके अंदर ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं ऑर्डर के लिए या डिक्री के लिए। डिक्री हमेशा जो है वो जजमेंट के एंड पे लगी हुई होती है, बिल्कुल आखिर में, जिसमें जो है कोर्ट का डिसीजन होता है। लेकिन जो जजमेंट है वो हमें जो है फैक्ट्स, ग्राउंड्स, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहा होता है एक डिक्री के लिए। और सिमिलरली ऑर्डर का भी सेम प्रोसीजर है कि ऑर्डर जो है वो भी, जो जजमेंट है पहले वो लिखी जाती है, ऑर्डर देन आपका बाद में होता है। और ऑर्डर जो है वो भी, जजमेंट आपको ऑर्डर के भी ग्राउंड्स जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है,
अच्छा, इसके बारे में एक जो है वो ये कहा जाता है कि हर जो हमारा ऑर्डर है, हमारी हर डिक्री जो है वो एक ऑर्डर है, लेकिन हर ऑर्डर जो है वो डिक्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर यानी कि जो मकरूज़ है, जिसके अगेंस्ट जो है जजमेंट दी गई है, जिसको जो है वो जजमेंट को जो उसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। अच्छा, जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हूम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। जैसा कि मैंने आपको डिक्री होल्डर का बताया था, डिक्री होल्डर जिसके हक में डिक्री हो और जजमेंट डेटर जिसके खिलाफ डिक्री हो, ठीक है। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा पढ़ते हैं। मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिजीज पर्सन। ये आप लाजमी जो है याद रखिएगा, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमेशा प्लीडर से या जो है एडवोकेट से जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, जो कि रॉन्ग है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका हमेशा वो पर्सन होता है जो कि डिजीज़ की स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिजीज एंड वेयर अ पार्टी sues or is sued in a representative character the person on whom the state devolves on the death of the party so suing or sued। अच्छा, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो कि एक डिजीज़ की स्टेट को रिप्रेजेंट्स करे, या वो होता है जो कि जिसके मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अगेंस्ट में सूट किया जाए या जो सूट करने का हक रखता हो आफ्टर डिजीज पर्सन, ठीक है, जो कि जिसके जो है स्टेट जो है जिसको डिवॉल्व करती है आफ्टर डेथ ऑफ द एक्चुअल पार्टी। सही है, वही बात हो गई कि जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि कोई भी आपका जो है अगर आप कोई पार्टनरशिप का सूट कर रहे हैं, अगर कोई पार्टनर है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो बेटा होगा या जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसके अगेंस्ट में डेफिनेटली आप सूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे मीन प्रॉफिट और प्रॉपर्टी। मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव। मीन प्रॉफिट हमेशा उसको कहा जाता है जो कि एक पर्सन जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में है, जो एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है, रॉन्गफुल पोजीशन में, और वो उस प्रॉपर्टी से कुछ प्रॉफिट्स गेन कर रहा है, उसको हम कहेंगे मीन प्रॉफिट। और माइट विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ ऑन सच प्रॉफिट बट शेल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। अगर एक पर्सन जो है वो रॉन्गफुल पोजीशन में है किसी प्रॉपर्टी के, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी उसने जो है हासिल किया है, जो भी प्रॉफिट्स हासिल किए हैं, जो भी रिसीव उसने किया है, जो भी अमाउंट उसको मिला है उतने टाइम ड्यूरेशन में, वो उसका मीन प्रॉफिट है। लेकिन अगर उस बंदे ने उस प्रॉपर्टी पे कोई इम्प्रूवमेंट करवाई है, उस पर कुछ खर्चा किया है, अगर वो सिर्फ प्लॉट था उसको बिल्डिंग बनाया है, उसकी मार्केट बनाई है, उसके अंदर शॉप बनाया है, तो जो उस पर्सन ने उस पर खर्चा किया है उसको हम जो है माइनस करने के बाद जो है बाकी मीन प्रॉफिट में काउंट करेंगे, ठीक है। मीन प्रॉफिट का जब भी सूट होता है तो जिस पर्सन ने उस पर जो है खर्चा किया होता है, जिसके एक्सपेंसेस हुए थे, उसको उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए वो हमेशा माइनस होके जाते हैं। तो मीन प्रॉफिट आपके लिए इतना समझना ज़रूरी है कि मीन प्रॉफिट हमेशा जो है वो पर्सन जो कि रॉन्गफुल पोजीशन में कुछ गेन करे, ठीक है, विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। अब सो सिंपल लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रोइंग क्रॉप्स भी आएंगे, लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी पीपीसी में भी मौजूद है। पीपीसी में ये लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी हर प्रॉपर्टी उसमें जो कि मूव हो सके, ठीक है, जो मूवेबल है। उसके अलावा कॉर्पोरल आपके जो है उसमें वो भी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी भी उसमें शामिल हो जाएगी, तो वो आपका पीपीसी में आ गया। लेकिन सीपीसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, आपकी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी में जो आएगा, बाकी कुछ भी लिखा हो लेकिन आपने टिक हमेशा उस पर लगाना है इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स में, और उसमें लगाना है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी पीपीसी में, ठीक है। ऑर्डर मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, बहुत ही प्रिसाइज करके लिखा है। हमने डिक्री की बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि सूट में होती है, ठीक है, और उसके अलावा उसकी कंक्लूसिव जो है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टी होता है। उसके अंदर जो है वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन इन राइटिंग होता है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो इन राइटिंग और वर्बल भी हो सकता है,
ठीक है। जब कोर्ट ये हमें कहते हैं कि ऑर्डर वो भी एक ऑर्डर ही होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। कोर्ट कोई भी डिसीजन लेता है, फॉर्मल डिसीजन लेता है, सिविल कोर्ट, जो कि डिक्री नहीं है, वो ऑर्डर है। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर एन अदर इन द कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, अ वकील, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, ये वो गवर्नमेंट प्लीडर है। ये कौन सा प्लीडर है? ये हर प्लीडर है, यानी कि प्राइवेट प्लीडर जो प्राइवेटली काम करते हैं, मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। उसके अलावा वकील, अटर्नी, सब इसमें इंक्लूड हैं। प्लीडर का मतलब वकील, अटर्नी, एडवोकेट, प्लीडर सब इसमें आ गए। और गवर्नमेंट प्लीडर में सिर्फ वो जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंटरमेडलर, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। इंटरमेडलर और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का है तो वो दोनों एक ही हैं, जो कि किसी डिजीज़ की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट्स करते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड यानी कि यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब है इसका मतलब है कि जो चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं रूल के ज़रिए से। रूल्स कहाँ पे हैं? हमारे ऑर्डर्स में मौजूद हैं। ऑर्डर हमारे हैं 51 जो है वो ओमिट हो चुका है, तो 50 हमारे ऑर्डर्स हैं, वो हम ऑर्डर्स में पढ़ेंगे। पब्लिक ऑफिसर मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, नेमली हर वो इंसान पब्लिक ऑफिसर है जो अभी फर्दर इसको स्टडी करने वाले हैं। हर जज और इसके अलावा हर वो पर्सन जो कि पाकिस्तान सर्विस में मौजूद है। हर कमीशनड या गजेटेड ऑफिसर मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान का। हर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और इसके अलावा जो भी आपके कोर्ट के जो है ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जुडिशल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंटरप्रेटर, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। और उसके अलावा एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय विर्चू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। हर वो इंसान जो कि किसी भी बाय विर्चू ऑफ ऑफिस में बैठने के बाद एम्पावर हो जाता है किसी भी पर्सन को कन्फाइनमेंट करने के लिए, वो भी आपका क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे पब्लिक ऑफिसर। तो पब्लिक ऑफिसर में ये सारी कैटेगरीज आपकी आ जाएंगी। और एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। अच्छा, ये हमारे हो जाएंगे आई थिंक के पुलिस वाले, क्योंकि ये सारी जो काम है ये पुलिस वालों के ही हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। Every officer whose duty it is to take, receive, keep and expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process or investigate। यानी कि इन्वेस्टिगेशन इसमें आपके कोर्ट के ऑफिसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आ जाएंगे, आपके जज साहिबान भी इसमें आ जाएंगे, वो सब भी आपके पब्लिक ऑफिसर हैं। एवरी ऑफिसर इन द, अच्छा एज पढ़ रहे हैं हम, एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। हर वो ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट पे करती है, कुछ रिम्यूनरेट करती है, वो भी आपका पब्लिक ऑफिसर है। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 120। अच्छा, रूल्स जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट शेड्यूल में हमारे ना ऑर्डर्स आ जाते हैं, और ऑर्डर कंटेन्स रूल्स। ऑर्डर के अंदर जो है वो रूल्स आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रूल्स हैं वो हमारे ऑर्डर 21 में है, एग्जीक्यूशन वाले में, ठीक है। उसके अलावा जो है सेक्शन 122 और 125 हम पढ़ेंगे, उसमें भी रूल के हवाले से लिखा गया है कि जब रूल्स बनाने होते हैं तो रूल कौन बनाता है, उनको अमेंड कौन करता है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे 122 और 125 सेक्शन में इंशाल्लाह। इसके अलावा शेयर इन अ कॉरपोरेशन। अब शेयर इन अ कॉरपोरेशन, जब भी हमारे पास एंटायर कोड में अगर ये वर्ड आता है तो वो उसको हम डीम करेंगे टू इंक्लूड स्टॉक, डिबेंचर और बॉन्ड्स। यानी कि जब भी शेयर इन कॉर्पोरेशन हमारे पास पूरे एंटायर कोड में सीपीसी में वर्ड आएगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे स्टॉक, डिबेंचर या बॉन्ड, ठीक है। ये वैसे पर्टिकुलरली टर्म्स हैं हमारे फाइनेंस के, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, टैक्सेशन, ये सब उसके जो है ये टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, साइंड का मतलब है सेव इन द केस ऑफ अ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प। साइन का मतलब होता है किसी भी जजमेंट डिक्री में एक तो सिग्नेचर, उसके अलावा जो है उसमें स्टैम्प भी शामिल होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो है यहाँ पे सेक्शन 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, और हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स।
ये मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल उसमें समझा देती हूँ कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से होते हैं। डेफिनेटली जो हमारा बड़ा कोर्ट होता है उसके नीचे जो कोर्ट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है, अच्छा जज हमेशा हम यूज़ करते हैं जब हम सिविल पढ़ा रहे होते हैं, सिविल के लिए हम जज यूज़ करते हैं। और मैजिस्ट्रेट वो सेम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट परफॉर्म करता है जब वो क्रिमिनल के केसेस देख रहा होता है, ठीक है। जब क्रिमिनल उसके पास केसेस चल रहे होते हैं तब उनको मैजिस्ट्रेट साहब कहते हैं, और जब उनके पास सिविल सूट चल रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं जज साहब, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि वो जब सिविल सूट जो है उनके पास एडजुडिकेशन हो रही होती है, और सेशन जज भी वही होते हैं, मतलब इनके पास 2 ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। तो सिविल की सबसे छोटी कोर्ट होती है सिविल जो है जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2, सिविल जज क्लास 3। उसके बाद आता है हमारा असिस्टेंट सेशन जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल सिविल जज, इसके अलावा जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो जो आपके इन्फीरियर हैं कोर्ट्स वो सबऑर्डिनेट हैं डेफिनेटली सुपीरियर कोर्ट्स के। तो ये सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स सिंपल यही है, ये एक हायरार्की है, ठीक है। अच्छा, सेविंग का मतलब होता है in the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in the force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for timing in force। सेविंग क्लॉज हमेशा एक बहुत ही जो है वो पढ़नी चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए। सेविंग क्लॉज का मतलब ये होता है कि अगर किसी और कानून में कुछ भी बताया गया है तो पहले वो उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी कानून में कुछ नहीं बताया गया तो सीपीसी उस पर इम्प्लीमेंट होगा। यानी कि फिर वो अगर कोई स्पेशल लॉ है, ठीक है, कोई लोकल लॉ है, तो वो अगर बोरो करना चाहेगा, अगर उसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके अंदर क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कि इसको किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, प्रोसीजर क्या है इसका, तो वो बोरो करेंगे सीपीसी का प्रोसीजर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारा है द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूशन किस तरह होगी डिग्री की, ठीक है, और उसके अंदर ऑर्डर किस तरह पास होगा, ये सब जो है हमने बोरो किया हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से, हालांकि वो एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। इसी तरह से हमारा फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ के अंदर अपना प्रोसीजर जो है वो डिफाइन है, लेकिन समन किस तरह से इशू होते हैं वो समन हम जो है वो लेते हैं यहाँ से, और उसका जो है सेक्शन अपना 10 एंड 11 सेक्शन यानी कि रेस सब जुडिस रेस जुडिकाटा वो भी हमने बोरो किया हुआ है, यहाँ से लिया हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। ये 2 जो है वो उसमें भी काम करते हैं, उस हमारे फैमिली लॉ के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। वैसे फैमिली लॉ हमारा एक स्पेशल लॉ है जिसके अंदर प्रोसीजर भी डिफाइन है, उसके अपने रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हमें फैमिली के जो है वो केसेस करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोर्ट्स, इस कोड की एप्लीकेशन रेवेन्यू कोर्ट्स पे किस तरह होगी, ठीक है। ये मैं आपको भी थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ कि सेविंग क्लॉज का मतलब ही यही होता है, सेविंग सेक्शन का मतलब यही होता है कि अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में अगर अपनी, अब रेवेन्यू जो है हमारा ये लोकल लॉ है, लोकल यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे जो लॉज होते हैं, पंजाब का अपना है, केपी का अपना अलग है, सिंध का हमारा अपना अलग है, और इसके अलावा जो है बाकी जितने हमारे प्रोविंसेस हैं उनके सबके अलग अलग हैं। तो ये हमारा एक लोकल लॉ है, ठीक है। वेयर एनी रेवेन्यू कोर्ट्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent। अगर रेवेन्यू कोर्ट्स में कोई ऐसी इनेक्टमेंट है जो कि साइलेंट है तो वो यहाँ से जो है उस हद तक जो है वो सीपीसी का कोड जो है उसको बोरो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे समन्स का नहीं लिखा हो कि किस तरह समन्स जारी होते हैं तो वो यहाँ से सीपीसी से उसका प्रोसीजर बोरो कर सकती हैं। अगर कहीं पे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का नहीं बताया गया कि किस तरह होगा तो वो सीपीसी से ले सकती हैं, क्योंकि हमारा जनरल लॉ ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ से वो अपना जो है वो ले सकती हैं, ठीक है। ये जो है इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट्स के अपने लॉज अलग हैं, वो है रेवेन्यू लॉज, हमारे लैंड रेवेन्यू लॉज 1967 सिंध के जो हैं, ठीक है। तो वो हमें बिल्कुल स्टडी करने होंगे जब हमारा इंटरव्यू का लेवल आएगा। ये जुडिशियल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, कि जब हमारा इंटरव्यू का लेवल आता है ना जुडिशरी में, तब वो हमें स्टडी करनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे।
इसके अंदर जो है सेक्शन 6 है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन यानी कि मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन कितनी है, सेव इन सो फार एज इन अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, अगर कहीं और पे एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच एक्सटीड द पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हर कोर्ट को जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनको एक पिक्यूनियरी लिमिट्स जो डिफाइन की गई हैं नोटिफिकेशंस के ज़रिए से कि कौन कौन से जो है जज साहिबान कितने कितने अमाउंट तक का कितने कितने सब्जेक्ट मैटर तक का जो है वो सूट हेयर कर सकते हैं। ये उस हवाले से पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन एक होती है हमारी टेरिटोरियल, एक होती है हमारी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो ये हम जो है एक हम सेक्शन हमारा 9 है, एक सेक्शन हमारा 15 है और एक सेक्शन हमारा 6 है। ये जब हम पढ़ेंगे तो मैं तीनों को आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट करके भी बताऊंगी इंशाल्लाह, और जजमेंट डिक्री ऑर्डर भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटर इंटर प्लीडर से, गवर्नमेंट प्लीडर और प्लीडर को भी, ताकि आपको जो है वो क्लियरली डिफाइन हो दिस इज जस्ट फॉर द जुडिशरी कैंडिडेट। बाकी अगर लॉ गेट वाले इतना डीप में ना भी समझें तो आई थिंक उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, क्योंकि लॉ गेट वालों के लिए जस्ट दे हैव टू मेमोराइज द कीवर्ड्स, सेक्शंस and enactment of the acts or laws or code as well as the passed on date of the code। ठीक है, ये भी उनके लिए more than enough होगा अगर वो इसको ही समझ लें तो। बाकी for judicial candidates you have to be well prepared, you have to be very clarify और you have to clear your concept for the judicial preparation। अगर आपको जुडिशरी में बैठना है तो आपको एक एक चीज़ को इन डेप्थ स्टडी करना होगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने होंगे अपने, देन उसके बाद ही जो है आप कुछ कर पाएंगे। अच्छा, इसमें हम 7 पढ़ते हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स। द फॉलोइंग प्रोविंशियल शेल नॉट एक्सटेंड टू कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1987 और टू कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट्स अंडर द सेड एक्ट। दिस इज टू से, अच्छा कुछ कोर्ट्स जो है वो स्मॉल काज यानी कि छोटी छोटी कोर्ट्स बनाए जाते हैं जिनमें मतलब एक जो है वो माइनर नेचर के ऑफेंसेस जो है वो हेयर किए जाते हैं। ए सो मच ऑफ द बॉडी ऑफ द कोड एज रिलेट्स टू सूट एक्सेप्टेड फ्रॉम कॉग्निजेंस ऑफ अ स्मॉल कोज द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन सच सूट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट रिमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द फॉलोइंग सेक्शन। दिस इज टू से Section 9, Section 91, 92, 94, 95 so far as they authorize or relate to orders for the attachment of immovable property, injunction, the appointment of receiver, movable, immovable, interrogatory orders, Section 94 and Section 96, 112 and 115। अच्छा, यहाँ ये जो हमारा है ये स्मॉल काजेस कोर्ट के हवाले से जो कि हमारे यहाँ अभी है नहीं, तो ये भी आपके लिए इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारा आज यहाँ पे चैप्टर 1 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे है कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा जो है सेक्शन, कोई ऐसा सबसेक्शन अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, या अगर मुझसे कोई यहाँ पे जो है वो स्किप हो गया हो, तो आप जो है कमेंट लाजमी कीजिएगा। जो भी आपकी क्यूरी होगी वो इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व करूँगी, और बाकी मैं इंशाल्लाह इसके जो मेजर टर्म्स हैं उन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि आपके लिए आसानी हो, स्पेशली जुडिशल कैंडिडेट के लिए। और जुडिशल कैंडिडेट के लिए मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बेरेक्ट्स निकालें। सबसे पहले फॉर जुडिशल आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है बेरेक्ट निकालें। बेरेक्ट की बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके रीडिंग करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपने जितने भी आपके बेयर एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स भी आपने स्टडी करने फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको मैं थोड़ा सा बता सकूं कि वैसे तो मैं अपने जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें सब कुछ बता चुकी हूं कि किस तरह स्टडी करना है आपने, लेकिन अगेन चले मैं एक वीडियो बना लूँगी आपके लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।